का स्वागत है आपके अपने हिंदी ऑडियो बुक समरी के यूट्यूब चैनल आज की बुक समरी। क्या आप हमेशा कुछ नया सीखना चाहते थे पर कभी नहीं सीख पाए? क्या आप खुद से वादा करते रहते हैं कि आप एक नई हॉबी या एक नई स्किल सीखने के लिए टाइम निकालेंगे, पर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है इन सब के लिए? इस बुक में आप सीखेंगे कि आप एक नई स्किल को कैसे जल्दी सीख सकते हैं। आप सिर्फ 20 घंटों में कोई भी स्पोर्ट्स खेलना या फिर कैलीग्राफी कैलीग्राफी लिखना जान सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्किल्स हैं जो आप सीख सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको ये सब सीखने के लिए अपने घर के बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं है। आपको कोई भी नई स्किल को जल्दी से सीखने के लिए सिर्फ 10 प्रिंसिपल्स को जानना है। ये 10 प्रिंसिपल्स आपको गाइड करेंगे कि आप अपने शुरू के पहले 20 घंटों को कैसे काम में ला सकते हैं। यह बहुत ही फायदे का सौदा है, क्योंकि आपको इसके लिए सिर्फ 10 स्टेप्स को फॉलो करने होंगे। यही नहीं, ये सारे स्टेप्स बहुत ही सिंपल और इजी भी हैं। अ पोर्ट्रेट ऑफ द ऑथर इज अ लर्निंग जनकी, ए पोर्ट्रेट ऑफ द ऑथर इज अ लर्निंग जंकी। हम सभी की तरह ही इस बुक के ऑथर जॉश कॉफमैन भी बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, पर इनके पास भी टाइम की कमी है। इनके बुक शेल्फ में बहुत सी किताबों के ढेर लगे हुए हैं। इन्होंने एक लंबी सी लिस्ट बनाई है जिसमें इन्होंने अपने जीवन में क्या क्या करना है और क्या स्किल्स सीखने हैं, वह सब लिखा है। जॉश के पास बहुत सारे ब्रिलियंट आइडियाज है, पर इन्हें समझ नहीं आता कि इन आइडियाज को कैसे हकीकत बनाए। ये खुद से वादा करते हैं कि ये गोल्फ खेलेंगे और रॉक क्लाइंबिंग भी करेंगे, पर कभी कर नहीं पाते। अब आप सोच रहे होंगे कि अरे ये ऑथर तो मेरे ही जैसे है। नई स्किल्स को डेवलप करना काफी फ्रस्ट्रेटिंग है। आपको इसके लिए काफी प्रैक्टिस करनी पड़ी देती है और ऐसा लगता है मानो इसके लिए सदियां लग जाएंगी। डॉ एंडर्स एरिक्सन द्वारा किए गए एक रिसर्च के अनुसार अगर आप किसी चीज में बहुत ही अच्छा होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लगभग 10,000 घंटों की प्रैक्टिस करनी पेगी। अगर आपको ये समझना है कि ये कितना टाइम होता है, तो ये समझिए कि ये लगभग एक ऑफिस में 5 सालों तक फुल टाइम काम करने जैसा है। तो हाँ, इसमें वाकई सदियां लग जाती है, पर एक गुड न्यूज है। पीछे हटने से पहले एक बात जानिए। डॉ एरिक्सन की स्टडी एक्सपर्ट लेवल परफॉर्मेंस से जुड़ी थी। उन्होंने जिन लोगों को स्टडी किया था वे ऐसे लोग थे जो अपने बचपन से ही किसी चीज की प्रैक्टिस कर रहे थे। इसको डिलिबरेट प्रैक्टिस कहते हैं, यानी कि ये 10,000 घंटों वाली रूल सिर्फ उन्हीं लोगों पर लागू होता था जो कि अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट थे। पर अगर आपको किसी स्किल को ठीक ठाक लेवल तक सीखना है तब क्या? अगर आपको गोल्फ का गेम उतना ही सीखना है जितने में आप अपने दोस्तों के साथ साथ इसको खेल सके और आनंद उठा सके, तब क्या? आपको यह जानकर खुशी होगी कि तब आपको 10,000 घंटे बिल्कुल नहीं लगानी पड़ेगी। अगर आपको एक नई स्किल सीखनी है तो आपको इसके लिए 20 घंटों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 10,000 घंटों के मुकाबले ये 20 घंटे काफी कम है ना? इस बुक के अनुसार स्किल पाने का मतलब ये नहीं है कि आपको एक प्रो ही बनना है, बल्कि एक स्किल को इतना सीखिए जितने में आप उस स्किल को ठीक ठाक सीख जाएं। क्या एक स्किल को पाने में और एक स्किल को सीखने के बीच में कोई फर्क है? जॉश कॉफमैन ने अपने हाई स्कूल में स्पेनिश लैंग्वेज सीखी। उन दिनों उन्हें स्पेनिश के वर्ब्स, कॉन्जुगेशन और कॉमन फ्रेज आते थे, पर अब ये 5 सेकंड्स के लिए भी स्पेनिश में बातचीत नहीं कर पाते। जॉश के एक दोस्त जिनका नाम कार्लोस है, वे स्पेनिश बोलते हैं और इंग्लिश बोलना सीखना चाहते थे, पर उन्होंने एक भी इंग्लिश की क्लास नहीं ली, बल्कि उन्होंने इंग्लिश बोलने वाले लोगों से बातचीत करने की कोशिश शुरू कर दी। उन्हें पता नहीं कैसे, पर अब वे इंग्लिश बोल सकते हैं। कार्लोस ने लोगों से इंग्लिश में बातचीत करना हमेशा जारी रखा। इसलिए सिर्फ सीख लेने से ही आप एक स्किल को पूरी तरह से नहीं पा सकते, बल्कि इसके लिए तो आपको कार्लोस की तरह काफी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और इस्तेमाल करना पड़ेगा। 10 प्रिंसिपल्स ONF रैपिड स्किल एक्विजिशन, 10 प्रिंसिपल्स ऑफ रैपिड स्किल एक्विजिशन। जॉश कॉफमैन सुझाव देते हैं कि जब आप इन स्टेप्स को करें, तब इस बात का पता करें कि आप पर उस दौरान क्या सीखने का जुनून सवार है। अगर आपको किसी चीज को लेकर कुछ वक्त का जुनून है, तो उस चीज के बारे में सीखने के लिए आप जी जान लगा देते हैं। अब आप ऐसा सोचेंगे कि इन स्टेप्स का होना तो जाहिर सी बात है, जो कि वाकई में है, पर सिर्फ इन स्टेप्स को जानना काफी नहीं है। आपको प्रैक्टिस करने की भी जरूरत पड़ेगी। आइए अब देखिए ये 10 स्टेप्स जिससे हम स्किल्स को जल्दी से पा सकते हैं।
आप अपना बहुत मनपसंद प्रोजेक्ट चुनिए। इसके लिए आपको ऐसा प्रोजेक्ट लेना है जिसको करने लिए आप बहुत ही एक्साइटेड हैं। स्किल सीखने के लिए आप में जितनी ज्यादा इच्छा होगी, उतनी ही जल्दी आप उसे पालेंगे। जॉश कहते हैं कि वे चाइनीज मैंड्रिन लिखना सीखना चाहते थे, पर उन्हें उस वक्त इसे सीखने की कोई जरूरत नहीं थी। इसलिए उन्होंने अपनी एनर्जी और प्यार को कहीं और लगाने के बारे में सोचा। फिर जॉश को जियो सीखने की दिल से बहुत इच्छा हुई। जियो एक स्ट्रेटेजिक बोर्ड गेम है जिसकी शुरुआत चाइना में हुई थी। क्योंकि अब जॉश को गो सीखने की इच्छा ज्यादा थी, इसलिए उन्होंने पहले इसे सीखने का फैसला किया। उन्होंने मैंड्रिन को बाद के लिए छोड़ दिया दिया। वह जानते थे कि उस वक्त अगर वो अपना मनपसंद प्रोजेक्ट गो गेम को सीखने में फोकस करेंगे, तो इसकी मदद से वे बाद में मैंड्रिन जल्दी से सीख सकते हैं। 2. अपनी सारी एनर्जी का फोकस एक बार में सिर्फ एक ही स्किल को पाने में लगाइए। जॉश ने अपने लाइफ में यही गलती काफी बार की है। उन पर एक साथ कई स्किल्स को सीखने की धुन सवार हो गई। उन्होंने इन स्किल्स के बीच में अदला बदली करने में ही इतना ज्यादा टाइम बर्बाद कर दिया कि आखिर में वे कुछ भी नहीं सीख पाए। आपको अपना टाइम एक बार में एक ही स्किल में कंसंट्रेट और फोकस करने के लिए डेडिकेट करना चाहिए। अगर आप अपने टाइम और एनर्जी को स्विमिंग, सिलाई और 10 और स्किल्स को एक ही साथ सीखने में लगाएंगे, तो ये सब बेकार हो जाएगा। एक स्किल को इंप्रूव करने के लिए आप जितना कंसंट्रेशन और अटेंशन दे पाएंगे, वो काफी नहीं होगा। इसलिए सिर्फ और सिर्फ एक ही स्किल को चुनें। गेटिंग थिंग्स डन बुक के ऑथर डेविड एलन के पास इस टेप के लिए एक टिप है। अगर आपको एक स्किल में फोकस करने के लिए मदद चाहिए, तो आप किसी दिन शायद की एक लिस्ट बना लो। इस लिस्ट में आप उन सारी चीजों के बारे में लिख लो जिन्हें आप करना तो चाहते हो, मगर अभी नहीं, बाद में। इससे आपका ब्रेन समझ जाएगा कि ये सारे चीजें ऑन होल्ड स्टेटस वाले हैं। ऐसा करने से आप अब इनके बारे में फिलहाल नहीं सोचेंगे, और फिर जब आप कोई नई स्किल सीखना चाहोगे, तभी आपका ब्रेन इनको ऑन होल्ड से एक्टिव स्टेटस में बदलेगा। 3. आपका टारगेट परफॉर्मेंस लेवल क्या होगा, इसको बताइए। ऐसा करने के लिए आपको खुद से पूछना होगा कि मैं इस स्किल में कितना अच्छा होना चाहता हूं। ऐसा करने पर आप हिसाब लगा सकते हैं कि इसके लिए आपको कितना टाइम और एफर्ट लगाना होगा। फिर आप उस स्किल को आसानी से पालेंगे। एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए आपको गिटार बजाना सीखना है, तो आप गिटार में एक गाना बजाना प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको भले ही एक ही गाना बजाना आए, मगर आप सबको ये कह सकते हैं कि आपको गिटार बजाना आता है। आपका टारगेट परफॉर्मेंस लेवल जितना ही रिलैक्स्ड रहेगा, आप उतनी ही जल्दी किसी भी स्किल को पालेंगे। 4. स्किल्स को सब स्किल्स में बांटिए। आप जो स्किल सीखना चाहते हैं, अगर वह आपके लिए बहुत ही ज्यादा है, तो उसे मैनेज करने लायक बनाइए। इसके लिए हम स्किल्स को छोटे छोटे हिस्सों में बांट सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए गोल्फ लेते हैं। गोल्फ के गेम के काफी सब स्किल्स होते हैं। यह जानना कि आपको कौन से क्लब से खेलना अच्छा लगता है, बॉल के ट्रैक, बॉडी का सही पोजीशन वगैरह। जब आप इस स्किल को अलग अलग बांटेंगे, तो आपको समझ आ जाएगा कि आपके लिए कौन सा फैक्टर सीखना ज्यादा जरूरी है। बाकी के पेचीदा और टेक्निकल चीजों के बारे में आप बाद में भी सीख सकते हैं। 5. जो भी बहुत जरूरी टूल्स है, उसे लाइए। हमेशा याद रखिए कि सिर्फ सीखने भर से ही हम किसी स्किल को नहीं पा सकते। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। टेनिस की प्रैक्टिस आप कर नहीं सकते अगर आपके पास टेनिस की रैकेट ना हो। बास्केटबॉल खेलने के लिए आपको सबसे पहले एक बॉल की जरूरत पड़ेगी। इसलिए आप उन जरूरी टूल्स को पहचानिए जो प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए। ऐसा करने से आपका टाइम बचेगा। 6. प्रैक्टिस के लिए हर रुकावट को हटाइए। जॉश कॉफमैन ने उन 3 रुकावटों की पहचान की है जो आपको किसी स्किल की प्रैक्टिस करने से रोकता है। पहली रुकावट है रिसोर्स अवेलेबिलिटी। इसका मतलब है कि प्रैक्टिस के लिए आपको जिन टूल्स की जरूरत है, वह मौजूद नहीं है। एग्जाम्पल के लिए, बारिश के कारण बाहर मैदान गिला हो गया हो, या आपके पास जो इक्विपमेंट है वह किसी से उधार में लिया गया हो। दूसरी रुकावट है एनवायरनमेंट में डिस्ट्रैक्शन। ये भी आपको प्रैक्टिस करने से रोकते हैं। आप अपने फोन को देख रहे हो, टीवी देख रहे हो, या आप अपना ईमेल चेक कर रहे हो। ये सब एनवायरनमेंट डिस्ट्रैक्शन कहलाते हैं। आखिर में तीसरी रुकावट है आपके इमोशनल ब्लॉक्स। मन में कोई डर होना, या फिर
कोई शक होना आपको स्किल के लिए काम करने से रोकते हैं। जब तक आप इन सारी रुकावटों को हटा नहीं लेते, आप किसी भी स्किल को उतनी जल्दी नहीं पा सकते जितनी जल्दी आप चाहते हैं। 7, प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक डेडिकेटेड टाइम रखनी चाहिए। हम जब भी कुछ नया सीखना चाहते हैं, उसमें सबसे बेरड़ी प्रॉब्लम होती है हमारे टाल मटोल करने की आदत। कोई काम करने की हम खुद से वादा तो कर लेते हैं, पर फिर भी हम वह काम नहीं कर पाते हैं। हम अपने फोन पर लग जाते हैं या फिर कोई भी बहाना बना लेते हैं। अगर आपको वाकई में कोई स्किल पाना है, तो आपको उसके लिए टाइम तो निकालना ही पड़ेगा। हाँ, आपके पास और भी जिम्मेदारियां हैं, पर फिर भी अपने सारे दिन में से कुछ मिनट तो आप स्किल की प्रैक्टिस के लिए निकाल ही सकते हैं। यह जानने के लिए कि आप अपना टाइम कैसे बिताते हैं, आपको बैठकर यह लिखना चाहिए कि आपने अगले 2 दिनों तक क्या किया। जॉश ने ऐसा ही किया और उन्हें जानकर हैरानी हुई कि वे काफी टाइम किसी स्किल के लिए निकाल ही सकते थे। प्रैक्टिस के लिए पहले से ही प्री कमिट करना भी आपको प्रैक्टिस के लिए एनकरेज कर सकता है। खुद को 20 घंटों के प्रैक्टिस के लिए पुश करना ही चाहिए। आप खुद से अगर ऐसा वादा करते हैं, तो आप आसानी से पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए खुद से कहते रहिए कि सिर्फ 20 घंटों की प्रैक्टिस ही तो करनी है, फिर खत्म हो जाएगा। 8, आपको एक लूप तैयार करना होगा जिससे आपको जल्दी जल्दी फीडबैक मिलता रहे। जल्दी फीडबैक मिलने से आप जल्द से जल्द स्किल पा सकते हैं। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि जो आप सीख रहे हैं वह सही है या नहीं, तो आपके सीखने में देरी हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए, किसी भी कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग में फास्ट फीडबैक होता है। कंप्यूटर झट से दिखा देता है कि कोड काम करता है कि नहीं। फिर उसके हिसाब से आप अपना एडजस्टमेंट करते हैं और आगे इंप्रूव करने के लिए एनकरेज होते हैं। इसके अलावा एक कोच भी फास्ट फीडबैक देने में मदद करते हैं। वे आपको फौरन बता देंगे अगर आप कभी कोई गलती करते हो, और अगर आपके पास कोई कोच ना हो तो आप प्रैक्टिस करते हुए अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। इससे आप खुद को वीडियो में देखकर बता सकेंगे कि आप जो भी कर रहे हो वह सही कर रहे हो या गलत। 9, घड़ी देखकर थोड़ी थोड़ी देर के लिए प्रैक्टिस करें। स्किल प्रैक्टिस के शुरू के दिनों में आपको लगेगा जैसे टाइम बहुत धीरे चल रहा है। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप काफी देर से प्रैक्टिस कर रहे हैं, जबकि आपने सिर्फ 5 मिनट बिताए होंगे। इसे सॉल्व करने के लिए आप टाइमर को यूज कर सकते हैं। इस टाइमर की मदद से आप सिर्फ 20 मिनट के प्रैक्टिस सेशन बनाइए, पर इसके लिए आपको वादा करना पड़ी रहेगा। जैसे ही टाइमर शुरू हो, तो आप प्रैक्टिस शुरू करेंगे और तब तक नहीं रुकेंगे जब तक 20 मिनट नहीं बीत जाते। उसके बाद आप 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं और फिर से टाइमर को प्रैक्टिस के लिए शुरू कर सकते हैं। 10, क्वांटिटी और स्पीड पर ज्यादा जोर दे। आपको परफेक्शन के बजाय स्पीड को अपना एम बनाना चाहिए। इसे आपको जितनी जल्दी हो सके करना चाहिए, पर साथ ही इंप्रूवमेंट पर भी ध्यान देना चाहिए। आपको यह भूलना नहीं है कि स्किल्स पाने के लिए आपको लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। द प्रिंसिपल्स ONF इफेक्टिव लर्निंग, द प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव लर्निंग। स्किल पाने के लिए भले ही सिर्फ उसको सीखना काफी ना हो, पर सीखना इसका बहुत बड़ा पार्ट होता है। अपने स्किल को प्रैक्टिस करने से पहले आपको रिसर्च करनी चाहिए। ऐसा करने से आपका और भी टाइम और एनर्जी बचेगा। रिसर्च से आपको यह भी पता चलेगा कि आपको कौन से सब स्किल्स को पहले सीखना चाहिए। अपने टारगेट स्किल को इफेक्टिव तरीके से सीखने के लिए यहां कुछ प्रिंसिपल्स बताए गए हैं जिन्हें आपको फॉलो करना है। 1, स्किल और उससे जुड़े टॉपिक पर रिसर्च कीजिए। चाहे इंटरनेट से ढूंढ कर हो या फिर किसी बुक स्टोर से लाकर, आपने कम से कम 3 सोर्स को अपने रिसर्च के लिए लेना है। नहीं, आपको इन किताबों या मैनुअल को पढ़ना या रटना नहीं है। ऑथर सलाह देते हैं कि आपको इन सोर्सेज को बस जरा सा समझना है। आप इनको एक बार समझ लेंगे तो ये पता चल जाएगा कि इनमें कौन से आइडिया को बार बार यूज किया गया है। इतना यूज होने का मतलब ये हो सकता है कि ये आइडिया स्किल प्रैक्टिस के लिए काफी जरूरी है, क्योंकि आपने पहले ही रिसर्च किया हुआ है। इसीलिए अब आपको ये पता होगा कि कौन से फैक्टर्स पर आपको ज्यादा फोकस करना है। 2, आप खुद को ऐसी सिचुएशन में पा सकते हैं जिसका आपको बहुत ज्यादा पता ना हो। अगर आपको कंफ्यूजन हो, तो वह भी आपको स्किल प्रैक्टिस करने से रोकते हैं। हो सकता है कि आपको कोई शब्द या फिर कोई प्रोसेस समझ में ना आए, पर कोई बात नहीं।
रिसर्च की कोई बात समझ में ना आए तो भी आप उस बात से भागे नहीं, बल्कि उसे अपनाएं। अगर आपको किसी बात का मतलब समझ ना आए तो अगली बार उसके बारे में रिसर्च जरूर करें और फिर अगली प्रैक्टिस में उसे जरूर अप्लाई करें। फिलहाल के लिए जो कुछ भी आपको समझ आया है उस पर काम करें। आप में जितना कम कंफ्यूजन होगा, आप उतना ही फास्ट सीखेंगे। 3. अपने सोच के मेंटल मॉडल और मेंटल हुक्स को पहचानें। ये मेंटल मॉडल वह आइडिया और टेक्निक्स है जो आपके रिसर्च में बार बार सामने आते हैं। आपको इन मॉडल्स को अपने साथ रखना है क्योंकि ये आपको जल्दी जल्दी सीखने में मदद करेंगे। किसी भी चीज और आइडिया के बीच के कनेक्शन को आप इन मेंटल मॉडल्स की मदद से समझ पाएंगे। अपने साथ साथ आप उन दूसरे लोगों को भी समझा पाएंगे जिनको कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा हो। जैसे एक बार जॉश ने अपने पिताजी को वेबसाइट बनाने में मदद करने की कोशिश की। जॉश को अपने पिताजी को वेबसाइट का प्रोसेस समझाना बहुत ही मुश्किल लगा क्योंकि उनके पिताजी को किसी भी टर्म की समझ नहीं थी। पर एक टर्म सर्वर उनके सामने काफी बार आया। फिर जब जॉश के पिताजी ने सर्वर का मतलब समझा तो फिर उनको वेबसाइट बनाने का सारा प्रोसेस आसानी से समझ में आ गया। दूसरी तरफ मेंटल हुक एनालॉजी और मेटाफोर को यूज करती है जिससे आप नए नए कॉन्सेप्ट्स को समझ पाते हैं। अगर आपको सर्वर का मतलब नहीं पता तो लाइब्रेरी की देखरेख करने वाले को याद कीजिए। आप जब एक लाइब्रेरियन से कोई खास किताब मांगते हैं तो उन्हें सबसे पहले किताब को ढूंढ रहना होता है। उनको अगर वह किताब मिल जाती है तो वह आपको दे देते हैं, पर अगर नहीं मिलती तो आपको समझाते हैं कि किताब क्यों नहीं मिला। एक वेब सर्वर भी ऐसे ही काम करता है। जब आप एक वेब पेज ढूंढ रहे हैं तो सर्वर आपके लिए वह ढूंढ देता है। अगर वह मिल जाता है तो आपको वह वेब पेज दे देता है और अगर नहीं मिलता तो सर्वर बताता है एरर 404 पेज नॉट फाउंड। 4. आप जो भी चाहते हैं उसका बिल्कुल उल्टा सोचिए। ये टेक्निक इन्वर्जन है जो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है। ये आपको जरूरी चीज सीखने में मदद करेगा। जैसे कि मान लीजिए आपको व्हाइट वाटर कायाकिंग करनी है। ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें आपको एक कायाक को पत्थरों से भरे हुए और तेज बहते हुए नदी के पानी के बीच संभालना पड़ता है। अब इन्वर्जन की मदद से आप ये इमेजिन कीजिए कि अगर आप सब कुछ गलत कर देते हैं तो क्या होगा। शायद आप अपने कायाक को उलट देंगे और आपका सिर पानी में डूब जाएगा। आप कायाक को पानी से भर भी सकते हैं जिससे आप शायद डूब जाएंगे। आप कायाक से गिरकर पानी में बह सकते हैं क्योंकि नदियां बहुत तेज बहती है। ये सब इमेजिन करने पर आप जान जाएंगे कि खुद को इन खतरनाक सिचुएशन से बचाने के लिए आपको क्या सीखना है। 5. अपने आसपास हो रहे डिस्ट्रैक्शंस को हटाइए। अगर आपका ध्यान भटकता है तो आप अपने प्रैक्टिस में फोकस नहीं कर पाएंगे। स्किल को पाने का प्रोसेस धीरे हो जाएगा। प्रैक्टिस करने से पहले अपने इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रैक्शंस जैसे कि टीवी और फोन को हटाइए। सिर्फ उन टूल्स को यूज कीजिए जो आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत ही जरूरी है। आपकी फैमिली, फ्रेंड्स और साथ काम करने वाले आपके बायोलॉजिकल डिस्ट्रैक्शंस है। आपके प्रैक्टिस सेशन को वे डिस्टर्ब न करें, इसलिए आपको उन्हें पहले ही बता देना चाहिए कि आप प्रैक्टिस के टाइम मौजूद नहीं होंगे। 6. याद करने की अपनी कैपेबिलिटी को रीइंफोर्समेंट के जरिए बढ़ाते रहिए। हमारे दिमाग को हमेशा बहुत सारा इंफॉर्मेशन लेना आता है, इसलिए हमारी मेमोरी यानी याददाश्त कभी भी परफेक्ट नहीं होती। अगर आपको कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन याद रखनी है तो आपको रीइंफोर्समेंट करना पड़ेगा। इसके लिए आपको उस बात को बार बार दोहराना पड़ेगा ताकि वह आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाए। 7. स्कैफोल्ड और चेकलिस्ट बनाइए। जब आपके पास कोई भी काम करने के लिए एक तरीका हो तब प्रैक्टिस करना काफी आसान हो जाता है। चेकलिस्ट की मदद से आप हमेशा ये याद कर सकते हैं कि आपको प्रैक्टिस के लिए क्या करना है। और स्कैफोल्ड्स आपको याद दिलाता रहता है कि आपको स्किल्स को हमेशा एक ही तरीके से अप्रोच करना है। स्कैफोल्ड्स का बहुत बेढा एग्जाम्पल है बास्केटबॉल प्लेयर। वो जब भी बॉल फेंकता है तब वह अपने कंधे को ढीला करता है और एक लंबी सी सांस लेता है। 8. अपने बायोलॉजी का ध्यान रखिए। अगर आपका बॉडी और माइंड आपको प्रैक्टिस करने से रोकते हैं
तो आपको जरूर रुकना चाहिए। द पावर ऑफ फुल एंगेजमेंट बुक के ऑथर टोनी स्वार्ट्ज ने लर्निंग साइकिल के बारे में बातें बताई है। टोनी के अनुसार हमारा माइंड और बॉडी सिर्फ 90 मिनट के लिए ही पूरी तरह से किसी चीज पर कंसंट्रेट कर पाते हैं। 90 मिनट से ज्यादा होते ही आपका माइंड और बॉडी आपको रोक देते हैं। ऐसे टाइम पर आप टाइमर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको 90 मिनट प्रैक्टिस के लिए बहुत लंबा समय लगता है तो आप इसे छोटे छोटे पार्ट में बांट लीजिए। आप 20 मिनट के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिर आप 10 मिनट के लिए ब्रेक ले लें और ब्रेक के बाद फिर से प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। इस बुक में आपने सीखा कि शुरू के पहले 20 घंटों में आप कैसे कोई स्किल पा सकते हैं। आपको 20,000 घंटे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतना डेडिकेशन और एफर्ट तो सिर्फ किसी वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर को ही लगानी पड़ती है। आपको अगर कोई नई हॉबी का मजा लेना है या फिर थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो 20 घंटे काफी है। आपने ये भी सीखा कि किसी स्किल को पाने में और उसको सिर्फ सीखने के बीच में क्या फर्क होता है। स्किल पाने का सबसे असरदार तरीका है उसको प्रैक्टिस करना। सीखना जरूरी होता है, पर स्किल को सिर्फ सीखने से नहीं पाया जा सकता है। आपको उसे अप्लाई भी करना पेडी देता है। किसी स्किल को अच्छे से जानने के लिए आपको 10 प्रिंसिपल्स को मानना होगा। 1, आपको वह प्रोजेक्ट चुनना चाहिए जो आपको बहुत पसंद हो। 2, सिर्फ और सिर्फ स्किल में ही अपना फोकस रखें। 3, आप पहले से ही जान ले कि आपको अपना परफॉर्मेंस किस लेवल तक पहुंचानी है। 4, स्किल्स को सब स्किल्स में बांटिए जिससे आप पर ज्यादा भार ना आए। 5, प्रैक्टिस शुरू करने से पहले सारी तैयारी कर लें। 6, उन सब बाधाओं को तोड़ दें जो आपको डिस्टर्ब करते हैं। 7, कम से कम 20 घंटे लगाने का कमिटमेंट कीजिए। 8, जल्दी जल्दी फीडबैक लीजिए। 9, 20 घंटों को 20 मिनट के छोटे छोटे के पीरियड में बांटें और बीच बीच में ब्रेक लें। 10, स्पीड और क्वांटिटी को अपना एम बनाएं। आजकल हमें कोई भी जानकारी एक क्लिक पर ही मिल जाती है। इस बात का फायदा उठाइए और उन सारे स्किल्स को सीखिए जिनको आप हमेशा से ही सीखना चाहते थे। अगर आप इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं तो किसे पता आप कितने सारे स्किल्स सीख जाएं। वो स्किल कुछ भी हो सकती है, जैसे एक नई लैंग्वेज या एक नया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना, एक नया स्पोर्ट या फिर एक नई हॉबी। शायद आप हैरान हो जाएंगे कि आप कितना कुछ सीख सकते हैं। आज की बुक समरी आपको कैसी लगी और आप कोई सवाल या सुझाव हमें देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अपना ख्याल रखिए। आपसे फिर होगी मुलाकात।